हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर शशांक गुप्ता। आई एम पीएचडी इन ह्यूमन जेनेटिक्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बच्चों, जेनेटिक्स की हमारी लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने मेंडल के लॉज डिस्कस किए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और प्रोडक्ट रूल भी देखा। डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। बच्चों, हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसके एक्सेप्शंस हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में हम इन्हीं एक्सेप्शंस को डिस्कस करना स्टार्ट करें। अगर बच्चों हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं कि इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, तो इसके कई एक्सेप्शंस हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बच्चों, एक है फिनोमेना, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी तरह अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के और एक्सेप्शंस देखना चाहें तो हम कोडोमिनेंस की बात कर सकते हैं। फिर मेंडेलियन प्रिंसिपल की अगर हम एक्सेप्शंस डिस्कस करें तो हम प्लियोट्रॉपी को भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ मल्टीपल एलिलिज्म, ये सारे ही ऐसे फिनोमेना हैं जिनको बाद में जब हमने स्टडीज़ की मेंडल के बाद, तो हमें पता चला कि ये मेंडल की बताई हुई बातों से कहीं ना कहीं अलग है, अलग फिनोमेना है। इसलिए हम इन्हें एक्सेप्शंस के अंडर में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चों, अगर आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को याद करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा है कि इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड एंड वन फैक्टर इज नॉट एक्सप्रेस्ड। यानी अगर दो अलग अलग फैक्टर होते थे बच्चों, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक पेयर है, पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स। तो इसमें हमने देखा था कि कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेंट, इसे हम कहते थे, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था, और स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, इसे हम रेसेसिव कहते थे। ये मेंडल के फर्स्ट लॉ का एक स्टेटमेंट था। लेकिन बच्चों, कार्ल कॉरेंस ने जब एक फिनोमेना स्टडी किया मिराबिलिस ज्वालापा यानी 4 o'clock प्लांट में, तो वहां पर उन्हें एक अजीब फिनोमेना दिखाई दिया, तो जिसे आज हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो कार्ल कॉरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया था, और जिस प्लांट में इन्होंने स्टडी किया था उस प्लांट का नाम था मिराबिलिस ज्वालापा यानी कि 4 o'clock प्लांट। यहाँ पर इन्होंने ये फिनोमेना फ्लावर कलर को लेकर के स्टडी किया था। लेकिन एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है स्नैपड्रैगन प्लांट का। स्नैपड्रैगन, या हम इसको डॉग फ्लावर भी कह सकते हैं, और साइंटिफिक नेम इसका हम कहते हैं एंटीराइनम मेजस। तो हम बच्चों यही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल फ्लावर कलर को लेकर के है। इस एग्जाम्पल के जरिए बच्चों हम समझते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। यहाँ पर बच्चों क्या किया गया कि जो पेरेंटल जनरेशन होती है, पेरेंटल जनरेशन में इन्होंने एक रेड कलर फ्लावर वाले प्लांट लिए, रेड कलर फ्लावर वाले प्लांट लिए, ये ट्रू ब्रीडिंग थे। और इसी तरह से एक वाइट कलर फ्लावर वाले प्लांट लिए। ये कौन से प्लांट थे? ये प्लांट थे बच्चों स्नैपड्रैगन के। तो एक प्लांट ऐसा लिया जहाँ पर रेड फ्लावर आते हैं, और एक प्लांट ऐसा लिया जहाँ पर वाइट फ्लावर आते हैं। इसका क्रॉस किया बच्चों, तो जो फर्स्ट जनरेशन हमको मिलती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उसको हम F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट जनरेशन में अगर हम मेंडल के लॉ को याद करें या मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद करें, तो हमने देखा था कि जो F1 प्लांट होता था वो दोनों पेरेंट में से किसी एक से रिजेंबल करता था बच्चों, है ना। जैसे हमने टॉल और डॉर्फ का क्रॉस किया था, तो जो F1 हमें प्लांट मिलता था वो टॉल होता था, है ना। उसे हम कहते थे कि ये डोमिनेंट प्लांट के जैसा F1 होता है। लेकिन यहाँ पर डॉग फ्लावर में, स्नैपड्रैगन में, जब रेड कलर फ्लावर वाले प्लांट और वाइट कलर फ्लावर वाले प्लांट में क्रॉस किया गया, तो F1 जनरेशन के जो प्लांट आए वो ना तो रेड थे ना तो वाइट थे, बल्कि एक नया फिनोटाइप हमें देखने को मिला,
हमें कैसे फ्लावर वाले प्लांट देखने को मिले? पिंक कलर के फ्लावर के प्लांट्स हमें देखने को मिले। यानी कि यहाँ जो फिनोटाइप था बच्चों, वो पेरेंटल जनरेशन में से किसी के भी जैसा नहीं था, दोनों से अलग था। या हम कह सकते हैं कि ये फिनोटाइप कैसा था? एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप था बच्चों। तो ये F1 जनरेशन हो गई। अब बच्चों इसकी जब सेल्फिंग करेंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलती थी, ये हमने पहले भी देखा है। तो जब F2 जनरेशन हमें मिली तो F2 जनरेशन में हमने देखा कि हमें रेड कलर वाले फ्लावर के प्लांट भी मिले, वाइट कलर के भी फ्लावर के प्लांट मिले और पिंक फ्लावर्ड प्लांट भी मिले हमें बच्चों। यानी ये तीनों ही कलर F2 जनरेशन में हमें देखने को मिला, ठीक है। और इन तीनों का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:1, ये रेशियो हमें देखने को मिला। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में होता था वो क्या होता था? 3:1। तो बच्चों यहाँ अगर हम F1 जनरेशन को ध्यान से देखें और पेरेंटल जनरेशन को ध्यान से देखें तो F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप आ रहा है वो दोनों ही पेरेंट से अलग है, दोनों का एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। तो यहाँ पे बच्चों कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है ये क्या पाना मुश्किल है, ये हम नहीं कह सकते। क्योंकि टॉल और डॉर्फ में जब क्रॉस करते थे और F1 टॉल आता था तो हम कह देते थे कि टॉल डोमिनेंट है और डॉर्फ रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पर तो ना रेड आया ना वाइट आया, तो आप किसको डोमिनेंट कहोगे और किसको रिसेसिव कहोगे? तो यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव क्या पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के नोटेशंस को फॉलो करें बच्चे, तो रेड फ्लावर्ड प्लांट का जीनोटाइप लिखा गया है कैपिटल R कैपिटल R। मैंने बताया कि ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे। और इसी तरह जो वाइट फ्लावर्ड प्लांट हैं उनका जीनोटाइप लिखा गया स्मॉल r स्मॉल r। तो ये हम एनसीईआरटी का नोटेशन ज़रूर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है, ठीक है। तो पिंक कलर जो फ्लावर वाले प्लांट आए हैं इसका जीनोटाइप हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसका जीनोटाइप हम लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r। ये पिंक कलर के फ्लावर होंगे। और बच्चों फिर हमारी पहले की अंडरस्टैंडिंग हमें बताती है कि जब हम सेल्फिंग करेंगे यानी कैपिटल R स्मॉल r का क्रॉस करेंगे कैपिटल R स्मॉल r से, तो हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे? हमें मिलेगा कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। और इन तीनों जीनोटाइप्स का रेशियो क्या होगा? 1:1। यहाँ पर बच्चों जो कैपिटल R है ये प्लांट कैसे होंगे? रेड फ्लावर वाले। जो स्मॉल r हैं ये वाइट फ्लावर वाले प्लांट होंगे। और जो कैपिटल R स्मॉल r है ये पिंक कलर के फ्लावर वाले प्लांट होंगे, है ना बच्चों। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये जो प्लांट्स मिले हैं इनका जीनोटाइप हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेड वाले कैपिटल R, पिंक वाले कैपिटल R स्मॉल r और वाइट वाले स्मॉल r स्मॉल r। बच्चों हम ये क्रॉस पहले भी ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो मैं एक बार आपको ये करके दिखा सकता हूँ कि कैपिटल R स्मॉल r ये जो प्लांट है इससे दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल R और स्मॉल r। तो हमें एक पनेट स्क्वायर बनाना होगा जहाँ पर एक पेरेंट के ये दोनों गैमेट्स हम रखेंगे और दूसरा पेरेंट भी हमारा यही है क्योंकि हमने सेल्फिंग की है, तो इससे भी हमको यही गैमेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखें पनेट स्क्वायर बनाकर तो हमारे पास क्या क्या जीनोटाइप आएंगे? कैपिटल R, फिर हमारे पास आएगा कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ भी कैपिटल R स्मॉल r और यहाँ पर स्मॉल r स्मॉल r। तो इसी को मैंने बच्चों इस फॉर्म में लिखा है 1:1। तो बच्चों ये हमने देखा कि ये जो केस है ये मेंडल ने जो फर्स्ट लॉ में बातें बताई थी उससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर हम एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या कह सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट अलील जो भी डोमिनेंट रहा होगा, डोमिनेंट अलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। इसीलिए बच्चों इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। डोमिनेंट अलील अगर रिसेसिव पर पूरी तरह से डोमिनेंट रहा होता
तब तो F1 में रेड कलर आना चाहिए था, लेकिन वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं था। इसलिए यहाँ पर जो F1 हमें दिखता है वो कैसा होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन बोथ पेरेंट्स। F1 इंटरमीडिएट होता है बिटवीन बोथ पेरेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि F1 किसी से रिजेंबल नहीं करता। F1 जो है यहाँ पे रिजेंबल्स with neither of the parents, resembles with neither of the parents। दो पेरेंट लिए थे, रेड और वाइट, लेकिन जो F1 है वो दोनों में से किसी से रिजेंबल नहीं करता है। जबकि फर्स्ट लॉ में देखा था कि टॉल आता था F1, यानी डोमिनेंट से रिजेंबल करता था। तो बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ट्रेड्स होता है। जबकि मेंडल ने ये हमको बात समझाई थी कि जो ट्रेड्स होते हैं उनकी ब्लेंडिंग नहीं होती, उनकी मिक्सिंग नहीं होती। जबकि यहाँ पर हमने देखा कि ट्रेड्स की ब्लेंडिंग हो रही है, रेड और वाइट दोनों ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी ब्लेंडिंग से, मिक्सिंग से एक नया फिनोटाइप हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ट्रेड्स भी हम कह सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि F2 जनरेशन में चाहे हम जीनोटिपिक रेशियो कहें, चाहे फिनोटिपिक रेशियो कहें, दोनों ही रेशियो क्या होता है, 1:1। जबकि मेंडल के केस में फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होता था, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता था। तो बच्चों ये NCERT में तो केवल एक ही एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है, लेकिन हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दूसरे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम और क्या देख सकते हैं एग्जाम्पल, हम देख सकते हैं फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, यानी 4 o'clock प्लांट, और हमने स्नैपड्रैगन का तो डिस्कस किया ही। इसी तरह से डायंथस में भी हम फ्लावर कलर में ये फिनोमेना डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चों ये फिनोमेना हम डिस्कस कर सकते हैं एंडालुसियन फाउल कलर में। ये बच्चों एंडालुसियन फाउल ये बेसिकली एक ब्रीड होती है चिकन की, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक और ब्लू कलर के, ब्लैक और वाइट कलर के जब फाउल का, चिकन का क्रॉस किया जाता था तो F1 ना तो ब्लैक होता था ना तो वाइट, बल्कि इनका फिनोटाइप होता था ब्लू। तो ये भी बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ आया होगा। इसके बाद भी एक NCERT में एग्जाम्पल और दिया गया है स्टार्च सिंथेसिस का, उसको भी बच्चों हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए। बच्चों ये NCERT में एग्जाम्पल दिया है स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी, और इसके कंटेक्स्ट में बच्चों एक जीन के बारे में बताया गया है जिसे बी जीन कह रहे हैं। तो बी जीन के 3 जीनोटाइप हम लिख सकते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि ये जो जीन है ये 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। एक सीड का शेप है और दूसरा कैरेक्टर है इस सीड में जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं उनका साइज, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। तो बच्चों इस केस में ये बताया गया है NCERT में कि जब कैपिटल बी जीनोटाइप होता है तो सीड शेप कैसा होता है, राउंड। स्मॉल बी होने पर सीड शेप होता है रिंकल्ड, और कैपिटल बी स्मॉल बी होने पर भी कैसा होता है, राउंड। लेकिन स्टार्च ग्रेन के साइज को जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ ये ध्यान रखना है बच्चों कि कैपिटल बी के लिए ये ग्रेन्स कैसे होते हैं, लॉन्ग। स्मॉल बी के लिए ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्मॉल। और कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए ग्रेन्स का साइज होता है इंटरमीडिएट, ना तो लॉन्ग ना तो स्मॉल, एक बीच का साइज होता है। तो इसलिए बच्चों जब हम साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स की बात करते हैं या फिर स्टार्च सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ये भी बच्चों एग्जाम्पल होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और ये एग्जाम्पल भी NCERT में डिस्कस किया गया है।
बच्चों जब हम प्लियोट्रॉपी को पढ़ेंगे तो इस एग्जाम्पल को एक बार फिर वहां पर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगला एक्सेप्शन यानी कि कोडोमिनेंस। थैंक यू बच्चों।